अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका नाम है भाग्यश्री और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनके एक तो एस्ट्रोलॉजी की जो वीडियोस होती हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, नॉलेजेबल होती हैं और वो एक्वेरियस है मेरी तरह और धनिष्ठा एक्वेरियस है, यानी आई थिंक उनका सन साइन धनिष्ठा है जो कि मेरा भी सन साइन धनिष्ठा है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है। वो एक्वेरियस पे बहुत सारी वीडियोस बनाती हैं और मैं देखती हूँ। तो एक वीडियो जो मैंने आज देखी जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, उसमें कहा उन्होंने ये बोला कि आजकल एक्वेरियस की थर्ड फेज़ 7.5 ही चल रही है। तो एक्वेरियस जो हैं वो उनका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है, ठीक है। राहु भी है एक्वेरियस में, तो आप सोच सकते हैं कि एक्वेरियस जो हैं वो कितने ज़्यादा वैसे भी एयर साइन हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। दे लिव इन देयर हेड, जो वो अपने सर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उनका माइंड बहुत ओवर स्टिमुलेटेड है। उसके अलावा ये कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, जैसे स्क्रोलिंग, क्योंकि माइंड इतना थका हुआ होता है और इन्फॉर्मेशन लेने का भी बहुत शौक है। मैं ख़ास तौर पे जेमिनी मून हूँ, तो वहाँ से भी देख लें कि एक तो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, दूसरा मूवीज़ में बहुत ज़्यादा मेरा जो है वो जब भी मुझे टाइम मिलता है, जिस दिन जैसे खाना अगर एक शाम पहले बन गया, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि ताज़ा ही बने, लेकिन कई दफ़ा होता है कि एक चीज़ बनी हुई है जो इतनी ज़्यादा नहीं खाई गई तो ज़ाया नहीं करना होता, तो फिर नेक्स्ट डे मैं इजी रहती हूँ कि कुकिंग ना करूँ। अब मैं जिस दिन मुझे जब भी मौका मिलता है, अगर ट्रैवल कर रही हूँ, ओवरसीज़ ट्रैवल कर रही हूँ, तो रास्ते में जैसे इस दफ़ा मैंने 4 मूवीज़ देखी और इसी तरह से घर में भी होता है कि किसी किसी दिन मेरा मूड होता है कि मैं रिलैक्स करूं और रिलैक्स टीवी देखूं, तो मैं या तो पुराने प्रोग्राम सारा भाई वर्सेस सारा भाई और बाप बहू और बेबी जो मेरे ज़माने के हैं प्रोग्राम्स वो देखती हूँ, या फिर मूवीज़ देखूंगी तो एक दिन में 3 मूवीज़ देख लूँगी। तो भाग्यश्री की जो बात मैं बता रही थी कि माइंड ओवर स्टिमुलेटेड है और आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, आँखों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, जहन पे भी और आँखों पे भी, और आँखों की हेल्थ का ख़ास ख्याल रखा जाए। और इत्तफाक से मेरी आँख में कल से बिल्कुल जैसे वो आई लैशेज़ के बीच में पिंपल नहीं निकल आता बुरा सा, वो निकला हुआ। अब ये ग्लासेस में नज़र नहीं आ रहा, तो वो मुझे आगे शादी भी आ रही है तो मैं वरिड थी। मुझे भाग्यश्री की वीडियो देखी तो मुझे हुआ कि वाकई अब एक्वेरियस लोग अपनी आँखों का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। स्ट्रेन ना पड़े, आँखों की हेल्थ का जो भी खाने पीने में केयर होती है, क्लीनलीनेस की केयर होती है, वो ज़रूर करें। अब मेरे साथ एक और चीज़ भी हुई कि मैंने मेकअप जो है, जो ओवर द काउंटर मेकअप होता है, एवरीडे यूज़ में तो ज़ाहिर ज़्यादा महंगे मेकअप नहीं होते, वो हैवी भी बहुत होते हैं स्किन के लिए। तो ओवर द काउंटर जो लाइट मेकअप होता है, ओवर द काउंटर मेकअप होता है, वो वॉलमार्ट से, टारगेट से, कहीं से भी मिल सकता है। अब मैं सोचती हूँ मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, ग्रोसरी करने का भी शौक नहीं है, तो मैं मेरी कोशिश होती है ज़रूरत की चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं वो मैं अमेज़ोन से ले आऊँ। लेकिन मुझे सबक ये मिला है कि मैं अमेज़ोन से बाकी कुछ भी मंगवा लूँ, लेकिन मैं मेकअप कभी भी अमेज़ोन से ना मंगवाऊँ। रीज़न ये है कि अमेज़ोन वाले जो हैं वो कई दफ़ा मेकअप डिफरेंट जो सेलर्स हैं वो चीज़ों को कहाँ स्टोर करते हैं, किस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, वो हमें पता नहीं होता। कई दफ़ा बहुत पुराना मेकअप भी उनके पास रखा होता है जो एक्सपायर्ड तो नहीं होता, लेकिन ऐसे टेम्परेचर में रखा गया होता है कि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। और मेरे साथ भी हुआ कि मैंने क्या कहते हैं मस्कारा और चीज़ें मंगवाई थी, आँखों का मेकअप, तो वो मुझे शुरू में ही यूज़ करके फ़ील होना शुरू हो गया कि मे बी ये ड्राइड आउट है, ठीक है। हालांकि अभी मैंने पैक खुद खोला। सो बी वेरी केयरफुल। आप जो
जो सेलर है उसके सारे रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के, हर चीज़ देख के, मेक श्योर करके फिर ऑर्डर करें। या ये कोशिश करें कि आप अगर खुद जाके मेकअप देख के टेस्ट करके ख़रीद सकें तो करें, उसको ऑनलाइन हर चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा था, और मैं आपके आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर मूवीज़ वगैरह में भी हम देखते हैं या वर्क प्लेस पे नोटिस किया होगा कि नर्डी टाइप पर्सन है कोई, जो जिसके डेस्क पे सारे अपनी फाइलें डाल रहे हैं, बॉस भी उसको बेइज्जत कर रहा है, हर बंदा उसको जलील कर रहा है, बातें सुना रहा है, और वो सबके काम भी करता जा रहा है, सब अपने हिस्से का काम उससे करवा रहे हैं और साथ साथ उसको बातें भी सुना रहे हैं। और जब हीरोइन की एंट्री होती है तो हीरोइन जो है वो उस नर्डी बॉय से इम्प्रेस होने की बजाय उससे इम्प्रेस होती है जिसकी क्लियर बाउंड्रीज हैं, जो स्मार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों वर्क प्लेस पे बाउंड्रीज जिन लोग की बाउंड्रीज नहीं होती ना, वो ऐसे होते हैं कि वो दूसरों का काम पकड़ते जाते हैं। अब मैं उसको अगर ऐसे पर्सन को देखूंगी तो मैं उस पर तरस तो खा सकती हूँ, मैं उसको बेचारा कह सकती हूँ, लेकिन मैं उससे इम्प्रेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके साथ आगे चल के कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, तो ऐसा पर्सन बाउंड्रीज की केयर नहीं कर सकता, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा पर्सन, उसकी जब बाउंड्रीज लोग क्रॉस करने के आदी होंगे, उसकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे होंगे, तो आप उसकी प्रॉक्सी में, उसके रिलेशनशिप में अगर होगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बाउंड्रीज भी क्रॉस होंगी। उस पर्सन को बाउंड्रीज की केयर करना नहीं आएगा, आप उसको समझाओगे या फिर उसके बिहाफ पे लड़ोगे, ठीक है। और वैसे भी अट्रैक्टिव नहीं होता। अगर बेचारा होने में और प्यार होने में फ़र्क होता है। कोई आपको बेचारा समझ रहा है ना, इट्स नॉट लव, ये चीज़ समझ लें। अब रिलेशनशिप में ये चीज़ किस तरह होती है दोस्तों? रिलेशनशिप में आप यूं देख लो कि अगर कोई इमोशनली एब्सेंट पार्टनर है, समझो हस्बैंड इमोशनली एब्सेंट है, वाइफ रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा फाइल्स, जैसे वो पर्सन अपने उसके डेस्क पे फाइल्स एक्स्ट्रा हैं, वो 2 लोगों का काम कर रहा है या 6 लोगों का काम कर रहा है और उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही। रिलेशनशिप में आप ओवरवर्क कैसे करते हो, कैसे बेचारा बनते हो? जब आप दोनों के हिस्से का, यानी कि पार्टनर्स, वाइफ और हस्बैंड, दोनों का इमोशनल वर्क आप करते हो। रिलेशनशिप इजी नहीं होता, रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इमोशनल वर्क होता है। अगर एज ए सिंगल पर्सन मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करना, इनर वर्क करना, सारा कुछ है, शेडो वर्क है, सिंगल पर्सन का डिफरेंट होता है। लेकिन एज ए कपल जब आप लाइफ गुजार रहे हो, रिलेशनशिप में जो इमोशनल वर्क होता है वो 2 लोगों का बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट मेंट टू बी बर्डन ऑन वन पर्सन। वो बोझ एक पर्सन के उठाने का नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा करोगे तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, और ये आपको ड्रेन कर देगा। यानी रिलेशनशिप में जब आपके अपने दुख बांट रहे हो या आप एक तरह की सुकून चाह रहे हो रिलेशनशिप में, उसके बजाय आपको बर्डन मिल जाए, सो दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। तो आप जब 2 लोगों का पूरे रिलेशनशिप का बर्डन गधे की तरह अपने ऊपर लाद के औरतें फिर रही होती हैं, इसमें वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी, लेकिन यहाँ पे मिसाल दे रही हूँ मैं कि हस्बैंड एब्सेंट है, ठीक है, और वाइफ जो है वो रिलेशनशिप का पूरा बोझ उठा के फिर रही है, वही इनिशिएट कर रही है, वही कम्युनिकेट कर रही है, वही रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। तो वो कॉर्टिसोल से डील कर रही है, वो स्ट्रेस हार्मोन से डील कर रही है मुसलसल। वो औरतें जो हैं वो बूढ़ी भी जल्दी हो रही हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेवल की वजह से ड्रेन्ड हो रही हैं, बीमारियां लग रही हैं डिफरेंट, उनको नर्वस सिस्टम की बीमारियां लग रही हैं एब्सेंट पार्टनर होने की वजह से।
क्योंकि आप यू आर नॉट मेंट, कोई भी पर्सन रिलेशनशिप में दो लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। रिलेशनशिप में दो लोग अलग अलग ही होते हैं। आप दूसरे पर्सन के लिए नहीं बोल सकते, आप दूसरे पर्सन के लिए नहीं फील कर सकते, आप दूसरे पर्सन के लिए इनर वर्क शैडो वर्क नहीं कर सकते। ये चीज़ें रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट का बच्चा है, स्केपगोट है, वो सारी ज़िंदगी कुटता रहता है कि हाँ मेरे पेरेंट कभी ग्रो नहीं हुए, अनलेस को वो रियलाइज़ करे कि उनकी ग्रोथ अलग है, आपकी ग्रोथ अलग है। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस उनसे ज़्यादा है, आप ग्रो करके हो, ये ज़रूरी नहीं कि उनकी एज ए पेरेंट इमोशनल इंटेलिजेंस आपसे ज़्यादा हो, वो भी ग्रो कर जाए। हो सकता है वो बहुत पीछे और हो सकता है वो स्टंटेड ग्रोथ हो और वो हमेशा वहीं रहे। और स्केपगोट चाइल्ड जब ये नोटिस करना शुरू करता है कि मेरे बचपन में मेरी मदर इसी तरह पैनिक करती थी और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी मदर अभी भी टीनेजर की तरह वैसे ही पैनिक करती है, मीन्स मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल शायद तब भी उनसे ऊपर था और अब कहाँ पे पहुँच गया और वो अभी वहीं है। उसी तरह अवॉइडेंट पार्टनर के साथ आप ग्रो करते रहते हो। वो इनर वर्क नहीं करता क्योंकि अवॉइडेंट वो अवॉइड करता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो हमेशा बच्चा ही रह जाता है, वो स्टंटेड ग्रोथ ही रह जाता है। इमोशनल लेवल पे वो ग्रो नहीं करता, आप उसकी जगह इनर वर्क नहीं कर सकते, आप उसकी जगह चीज़ें नहीं कर सकते, ये उसी का काम है। जब आप ये रियलाइज करोगे ना, आप अपने आप को सेपरेट कर सकोगे। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम दूसरे पर्सन के लिए उसके बिहाफ पे नहीं कर सकते, ठीक है। हर पर्सन ने अपना शैडो वर्क खुद करना होता है। शैडो वर्क की तरफ इवेंचुअली वो पर्सन आ सकता है जिसका इनर रिफ्लेक्शन होगा। इनर रिफ्लेक्शन उसका होगा जो अकाउंटेबिलिटी लेगा, और अकाउंटेबिलिटी का आपको थोड़े टाइम में अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि कौन सा पर्सन अकाउंटेबिलिटी ले सकता है और कौन सा नहीं ले सकता। अकाउंटेबिलिटी वो लेता है जो इमोशनली प्रेजेंट होता है। जो प्रेजेंट है वो गलत और सही दोनों की अकाउंटेबिलिटी ले सकता है, जो प्रेजेंट नहीं है वो नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा अपनी आँखों को, अपने जहन को रियलिस्टिक रह के रिलेशनशिप में हम जब जाते हैं तो हम दूसरे को परखते हैं कि वो क्या है, प्रेजेंट है नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही इंटेंसिटी का लेवल बहुत राइज कर दो तो इंटेंसिटी के लेवल की वजह से हमें चीज़ों को जांचने में या चीज़ों को जज करने में हमसे गलती हो सकती है। इसलिए स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ बढ़ना ज़रूरी होता है। स्लो डाउन होकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। जब आप एकदम से रश करते हो, एकदम से इंटेंसिटी फुल वॉल्यूम पे होती है, तो हमारे से जजमेंट जो है वो हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है, हमसे ये गलती हो सकती है। तो दोस्तों, रिलेशनशिप में ये होता है कि जो पर्सन गधे की तरह से इमोशनल लेबर कर रहा है, वर्क पे कौन सा लेबर था, वर्क पे काम, जो फाइलें सारी उसको करनी पड़ रही थी, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी। इमोशनली एब्सेंट पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ वाइफ्स का यही हाल होता है कि वो गधे की तरह से इमोशनल लेबर कर रही होती हैं और इमोशनल लेबर करते करते वो ड्रेन्ड हो जाती हैं। और ये चीज़ कॉर्टिसोल लेवल हाई करता है और जल्दी, जिसे कहते हैं बीमारियां लगना या बुढ़ापा आना या फिर
या नर्वस सिस्टम की बीमारियां लगना जो है वो कॉमन हो जाता है। तो जो लेबर औरत कर रही होती है गधे की तरह से, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। हाँ, शायद मर्द कभी बोल दे दिल में कि हाय बेचारी, लेकिन वैल्यू वो उस पर्सन को करेगा जिसने बाउंड्री स्ट्रांग रखी होगी, जो इतनी स्मार्ट होगी कि वो मिस ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, वो ऑफिस वाले सिनेरियो की मिसाल इसीलिए दी थी कि हाँ, सब उसको बेचारा तो कहेंगे लेकिन प्रमोशन दूसरे को मिलेगी। आप अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखें। जैसे स्ट्रांग पर्सन, एक स्मार्ट पर्सन जो वर्क पे जाता है तो किसी और की फाइल उसके टेबल पे नहीं आती। वो कहता है तुम ये अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, ये मेरी बाउंड्री है, ये मैं हूँ और ये तुम हो। मैं और तुम का फ़र्क ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे लिए ये काम है, इसकी मुझे इतनी पे मिल रही है, मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ पर। वो बाउंड्रीज को ब्लर नहीं होने देता। ज़रा सी एक्स्ट्रा फाइल आएगी तो कहेगा नो, ये मेरा काम नहीं है। एक्स्ट्रा लेबर मत करो, आप दूसरे के हिस्से की चीज़ें मत करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस में वो पर्सन स्टक हो गया है, उसको फाइल्स मिल रही हैं मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ ऐसे चीज़ों में फंस गया है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता। उसी तरह से औरतें जो हैं वो रिलेशनशिप में इमोशनल लेबर में फंसी रहती हैं, गधे की तरह काम करती रहती हैं। कनेक्शन के नाम पर उनको जो है वो सिर्फ कॉर्टिसोल ओवरलोड मिलता रहता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस मिलता रहता है और वो वहाँ से नहीं निकल सकती। तो सोच समझ के देखभाल के रिश्ता बनाओ, सोच समझ के देखभाल के शादी करो। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।